नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री। और क्लास 10th का हिस्ट्री में हम लोग का पढ़ने का तरीका ये होगा, ज़्यादा टाइम तो है नहीं इसमें। सबसे हम लोग आपके लिए क्या करने जा रहे हैं कि हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन आंसर है हिस्ट्री का, वह सब क्वेश्चन आंसर आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड का क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इस पढ़ाने का तरीका यही होगा कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर का नोट्स पढ़ाया जाएगा आपको, और नोट्स पढ़ाने के बाद उसी टाइम नोट्स पढ़ाने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर जो होगा, जैसे क्वेश्चन आंसर यह लिखा हुआ है वैसे क्वेश्चन आंसर उसमें इस कॉपी में लिखा होगा। तो नोट्स अच्छे से समझाया जाएगा, उसी टाइम आपको क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा, और इसी टाइम क्वेश्चन आंसर के बाद फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे यह कॉपी में सब नोट्स लिखा हुआ है, देख लीजिए सब नोट्स लिखा हुआ है जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ नोट्स लिखा रहता है इसमें। तो यही नोट्स आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वह क्वेश्चन आंसर आपको सबको दिखाया जाएगा, सब, ताकि आप वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको याद कर सके। तो मुझे उम्मीद है यह सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पता है कुछ बच्चे बोर होंगे, ताकि हम कोशिश यही करेंगे कि अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन करें तो इसको इतना अच्छे से डिस्कशन कर दे कि फिर आपको दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े। तो हर क्वेश्चन पर कम से कम हम 5 मिनट का समय जरूर देंगे। तो यानी कि अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे, अगर 4 क्वेश्चन होगा तो 5-5 मिनट, एक बार 5 मिनट बस दे के देखिए एक क्वेश्चन पे, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर जो बच्चे थोड़ा स्पीड में देखना चाहते हैं तो दोगुनी स्पीड कर दे, जितना स्पीड है उतना स्पीड अपना कर ले वीडियो में, और फिर अपना अच्छे से वीडियो देखें। ठीक है, मैं कहूँ हर बच्चों को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए हर बच्चों को देख करके हर क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यह सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। हर प्रश्न अति लघु हो गया, चाहे लघु हो गया, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो गया, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो आगे वीडियो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1। हिस्ट्री के चैप्टर 1 में केवल हम लोग प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले अति लघु प्रश्न में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद जो होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि अभी मैं नोट्स के सहारे आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा, और उसके बाद जो नोट्स में मैंने लिखा है, जो समझाया है, वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और फिर हूबहू आप प्रश्न उत्तर इसको लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके सहारे आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि एग्ज़ाम में जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है आपका बिहार बोर्ड में, जो 50% आता है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग की पढ़ाई में एक योगदान दे सकूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई का तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब सबसे पहले होता है कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। मतलब राष्ट्रवाद के मतलब कि साफ देखने से ही समझ में आ रहा है कि राष्ट्र की बात हो रही है, और राष्ट्र में रहने वाले लोगों के भावना की बात हो रही है। तो इसमें होता है कि राष्ट्र के प्रति, जैसे मैं हूँ, तो राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति कितना मुझे प्रेम और कितना लगाव है, इसकी कितनी भावना है, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। यानी कि राष्ट्रवाद एक प्रकार की क्या है, भावना है। राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है। कैसी भावना है? प्रेम और लगाव की भावना किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। तो राष्ट्रवाद सबसे पहला पॉइंट जब आप सब यहाँ लिखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। यानी कि नोट्स पे विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। नोट्स पे ध्यान देने का मतलब है एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना है कि यह एक ऐसी भावना है। अब एक भावना तो है, कैसी भावना है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जगाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि यह देश है, हमारा भारत देश है। भारत देश है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारा लोग होंगे। भारत देश में बहुत सारे लोग होंगे। तो जो बहुत सारे लोग हैं, तो इनमें क्या है कि इनमें प्रेम और एकता की भावना दिखाता है देश के प्रति। ठीक है, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए इनमें लोगों में। और कैसी भावना होना चाहिए कि जो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, भौगोलिक मतलब एक किसी भौगोलिक क्षेत्र में यह रह रहे हैं, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो सांस्कृतिक क्षेत्र में रहते हैं, सांस्कृतिक मतलब एक ही संस्कृति के मानने वाले हो सकते हैं, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले हो सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो भौगोलिक,
सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में यह रह रहे हैं, तो एक भौगोलिक क्षेत्र में भी रह रहे हैं, यह सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रह रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी रह रहे हैं, तो इनके बीच एकता की भावना, इन दोनों में क्या होगी, एकता होगी। और जब एकता होगी तभी यह देश के विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, ताकि एक बार में ही आपको अच्छे से याद हो सके, ठीक है। आप इस वीडियो के बाद अलग से टाइम ना दें, इसलिए एक ही बार अच्छे से वीडियो देखिए। तो क्या मैंने बताया कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जगाता है, ठीक है। तो यही हूबहू मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का भावना जगाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से राष्ट्रवाद समझ गए होंगे, यानी कि अब जैसे ही आपके कहीं भी राष्ट्रवाद लिखा आएगा, आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति एकता और भावना की एक भावना, मतलब एकता और प्रेम की भावना है। समझ में आ गया, प्रेम और लगाव की एक भावना है जहाँ लोगों में एकता दर्शाता है राष्ट्रवाद में। समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख युग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं रीडिंग लगा दे रहा हूँ, फिर अच्छे से नोट्स में पढ़ाऊंगा। मेटरनिख युग मतलब मेटरनिख एक प्रकार का शासक था। मेटरनिख एक मनुष्य का नाम है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जब यह मनुष्य शासन कर रहा था, जब यह राजा जो था, उसके युग के बारे में पूछ रहा है कि उसका युग कैसा था। तो 1815 के वियना सम्मेलन का नेतृत्व, यानी कि बोला जा रहा है कि जब मेटरनिख था तो उस समय एक वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 में क्या हुआ था, एक वियना सम्मेलन, यानी कि वियना नामक जगह पर एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का नेतृत्व मेटरनिख ने किया था। इस सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। तो मेटरनिख जो था 1815 में, पहला पॉइंट आपको ऐसे ही लिखना है, 1815 में वियना सम्मेलन का नेतृत्व मेटरनिख ने किया। मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। नोट्स में अच्छे समझिए, मेटरनिख जो था कहाँ का चांसलर, मतलब राजा होता है। मेटरनिख कहाँ का राजा था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश होता है, इसकी राजधानी प्रशा होती है। तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, इसलिए आप इसे ऑस्ट्रेलिया ना समझे। तो ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिख। तो मैंने बताया मेटरनिख 1815 में वियना सम्मेलन का नेतृत्व किया और यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था और घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक मतलब होता है कि जो पहले की विचारधारा में ज़्यादा विश्वास करता हो, नया विचारधारा का विरोध करता हो, प्रतिक्रिया करता हो, मतलब कि जो पहले से परंपरागत रूप से विचारधारा आ रही है वह उसका सपोर्टर था, वह नया विचारधारा को नहीं लेना चाहता था। समझ में आ गया। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का राजा भी था और कैसा था, घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था, प्रतिक्रियावादी शासक था। तो मैंने अभी तक पढ़ाया कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा कि वियना सम्मेलन हुआ कब था, 1815 में हुआ था और इस सम्मेलन को करने वाला जो था वह मेटरनिख था, यह ऑस्ट्रिया का राजा था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का राजा के साथ साथ घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वियना सम्मेलन में अब आपके मन में आएगा कि इस सम्मेलन में भाई भाग कौन कौन लिया था। सम्मेलन में बस एक ही देश के लोग तो आए नहीं होंगे, इस सम्मेलन में बहुत सारा देश के लोग आए होंगे। तो इस सम्मेलन में रूस से कोई सदस्य आया होगा, प्रशा के सदस्य आया होगा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की। यानी कहने का मतलब है कि वियना सम्मेलन जो था, वियना सम्मेलन में ये जो शक्तियां हैं उन्होंने भाग लिया। जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की और एक सम्मेलन का आयोजन कराया। इस सम्मेलन का कुछ ना कुछ तो जरूरत होगा, ये सम्मेलन बिना कुछ जरूरत के तो बैठाया नहीं होगा। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था, उस समय नेपोलियन एक शासक था, उस समय नेपोलियन एक शासक था और नेपोलियन ने क्या किया था, आगे लिखा हुआ है, नेपोलियन ने क्या किया था कि नेपोलियन काफ़ी अस्त व्यस्त कर दिया था वहाँ के लोगों को, यानी कि नेपोलियन अशांति फैला दिया था। नेपोलियन ने क्या किया था, अशांति पहले फैला दिया था। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था, जो अशांति फैलाया था ना, इसी अशांति को शांति में बदलना था और शांति में बदलने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, तो आगे यही नोट्स में लिखा हुआ है कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, शांति स्थापित करना। और कैसी शांति, वैसी शांति जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, अतः मैंने पढ़ाया आपको 1815 से स्टार्ट किया था,
और 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, तो मेटरनिक युग कब से कब तक कहा जाता है? 1815 से 1848 तक, 1815 से 1848। तो मैं क्या बताया कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। उस वियना सम्मेलन में बहुत सारे देशों ने भाग लिया। इसका नेतृत्व जो कर रहा था वह मेटरनिक कर रहा था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। वियना सम्मेलन में रूस, प्रशा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तियां भाग ली और इन शक्तियों ने मिल करके एक ऐसा सम्मेलन किया जिसका उद्देश्य था वहां शांति स्थापित करना। और शांति स्थापित किस लिए करना? क्या वहाँ पहले से अशांति थी? तो हाँ, नेपोलियन आया था और युद्ध करके वहाँ अस्त व्यस्त कर दिया था, अशांति फैला दिया था। तो इस अशांति को शांति में बदलने के लिए यह सम्मेलन बैठा हुआ था। अतः 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। कुछ बच्चों को यह वीडियो उबाऊ भी लग सकता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें एक बार में ही यह याद हो जाएगा, यह मेरी गारंटी है। तो एक बार पढ़ लीजिए कि 1815 में वियना सम्मेलन का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। आपको अच्छे से पढ़ा दिया मैंने। जो कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी शासक था चांसलर जो था। इस सम्मेलन में रूस, प्रशा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति, ये लोग यूरोप देश महादेश के थे। ठीक है, यूरोप महादेश में आते हैं, आपको पता है। तो यूरोपीय शक्ति, इसलिए यूरोपीय शक्ति बोला जाता है। यूरोप महादेश के जो देश आए थे इसलिए यूरोपीय शक्ति बोला जाता है। ठीक है, अगर एशिया के होते तो एशिया शक्ति बोला जाता। तो रूस, प्रशा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की सम्मेलन में कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में उस शांति को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। अतः 1815 से 1848 के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? आइए देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी। मैंने गलती से बोल दिया था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। ठीक है, प्रशा मैं गलती से बोल दिया हूँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है? वियना होती है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी। यानी कि क्वेश्चन यही है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसका आंसर लिखिए आप। यह बिहार बोर्ड का मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके अति लघु, लघु, दीर्घ सारे कराऊंगा प्रश्न, ताकि वह से एक भी बच्चा अगर हो जो प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करना चाहता हो वह याद कर ले। हमारे यहाँ सभी चीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाता है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम ना मिलने की वजह से बस मैं प्रश्न उत्तर को अच्छे से यहाँ पे डील कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या कहती। यानी कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जर्मनी के एकीकरण जब किया जा रहा है, यानी कि जर्मनी पहले टूट गया होगा, विखंडित हो गया होगा। यानी कि जर्मनी जो था वह बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, इसीलिए उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। एकीकरण का मतलब होता है उसको एक करना, मिला करके। जैसे मान लीजिए यह पूरा देश है और पूरा देश में यहाँ पे छोटा छोटा राज्य अलग अलग कर दिया गया। इसको यहाँ अलग राजा हो गया, यहाँ अलग राजा कर रहा है, यहाँ अलग का अधिकार है, यानी कि अलग अलग जगह हो गया। तो इस सब को मिला करके फिर से एक बना देना ही उसे एकीकरण कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप एकीकरण का मतलब समझ गए होंगे। तो जर्मनी की एकीकरण की बाधा क्या थी? तो जर्मनी में लगभग जो था कम से कम कितना हो गया था? 300 छोटे बड़े राज्य हो। मान लीजिए यह जर्मनी है, ठीक है, तो इसमें कम से कम छोटा छोटा करके 300 छोटे बड़े राज्य खंडित हो गए थे। 300 राज्य टुकड़े गए। मान लीजिए कि 2 को जोड़ने का प्रयास किया गया, तब तक तीसरा राज्य जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसा होता था कि जब जहां बहुत सारा लोग हो जाएगा, बहुत सारा राज्य हो जाएगा, तो उनको जोड़ना, सबको मिला देना एक बहुत ही जटिल काम है। मान लीजिए कि आपके गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को एक ही विचारधारा में बांध देना, 100 लोगों को अपना बात मनवा लेना एक टेढ़ी खीर के बराबर होगा। क्योंकि उसमें से कितने लोग होंगे जिनका दिमाग जो होगा वो अलग अलग सोच का होगा। ठीक है, ये वैसे ही अलग अलग जहाँ छोटा छोटा राज्य था वहाँ के राजा जरूरी नहीं है कि एक ही विचार के हो, सब चाहते हो कि एक हो जाए। इसीलिए सबसे पहला कारण था कि जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित हो चुका था जर्मनी। ठीक है, नोट्स के बाद मैं पढ़ाऊंगा, पहले आप नोट्स में समझ लीजिए कि नोट्स का अर्थ आप समझ जाइएगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी याद हो जाएगा। तो जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में खंडित हो गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमता हो गया था। मतलब जर्मनी में क्या होता है कि जो छोटा छोटा 300 राज्य टूटा हुआ था, 300 छोटा बड़ा राज्य टूटा हुआ था, इसमें धार्मिक रूप से भी अलग अलग लोग रहने लगे थे। मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग धर्म, मतलब अलग अलग धर्म के लोग थे। तो यह दोनों अलग अलग धर्म को मिला करके एक करना, लोगों को मिलाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। तो धार्मिक रूप से सभी लोग में विषमता थी, विषमता मतलब उनमें अलग अलग सब लोग थे। राजनीतिक रूप से सब अलग थे, राजनीतिक रूप से सब अलग थे, और सामाजिक रूप से सब अलग थे। यानी कि उनका सोच भी अलग था, राजनीति के रूप में भी सोच अलग था। कोई किसी और को चाहता था, पसंद करता था। कोई मान लीजिए कि यह राजा है, यहाँ के लोग हैं तो इसी राजा को पसंद कर रहे हैं। कुछ इसी में से व्यक्ति जो है वह चाहते हैं कि नहीं, अगर ये पूरा सब राज्य एक हो जाएगा और कोई शासन करेगा तो हम एक हो जाएंगे और हमारा राज्य देश जो है जल्दी विकास करेगा। यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से भी उनमें विषमता थी। समाज रूप में, समाज में तो जानते ही आप, समाज में बहुत सारी विषमता आती है, तो सामाजिक रूप से भी विषमता थी। यानी कि जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमता का होना एक प्रमुख कारण था। तो 2 कारण मैं बताया कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में टूट गया। जर्मनी में धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से विषमता थी। जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। सबसे बड़ा कारण था कि जर्मनी के लोग में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। और राष्ट्रवाद, मैंने बताया कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति कितना लोगों में प्रेम है। जब तक देश के प्रति लोगों में प्रेम नहीं रहेगा तब तक कि वह देश के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब तक देश के प्रति प्रेम ना जगे, देश के प्रति सोच ना जगे, तब तक कोई नहीं चाहेगा कि हमारा देश एक हो। सब अपने स्वार्थ से मतलब रखेंगे। यानी कि अगर एक करना है तो सबसे पहले इन्हें देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। जैसे हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, तो भारत देश में क्या है कि भारत देश में जब हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेज से छुटकारा दिलाने के लिए सभी लोग एक होके आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए थे। सभी लोग चाहते थे कि हमारा देश क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। यानी कि उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम आ गया था। और जब राष्ट्र के प्रति प्रेम आएगा तभी कुछ आंदोलन होगा, तभी लोग एक होने का प्रयास करेंगे। यानी कि कोई भी देश अगर स्वतंत्र होने वाला है या स्वतंत्र होना चाहता है तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना जरूर आनी चाहिए। तो इनमें एक तीसरा कारण था कि जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। 3 कारण मैं बताया। 300 छोटा बड़ा राज्य में टूटा हुआ था, सभी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमता थी, और राष्ट्रवाद की भावना का क्या था, इनमें अभाव था। अब क्या था कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, लेकिन क्या था कि यह जितना भी छोटा बड़ा राज्य टूटा हुआ था, इस पर प्रशा जो था, प्रशा एक देश था, प्रशा देश ने क्या किया हुआ था, नियंत्रण किया हुआ था। अब अगर प्रशा देश, प्रशा शक्तिशाली राज्य के कारण, प्रशा कैसा था, एक शक्तिशाली पहले से राज्य था, और प्रशा जो था जर्मनी राज्यों में अपना प्रभाव बनाया हुआ था। जर्मन के राज्यों में क्या था, अपना प्रभाव बनाया हुआ था। अब बताइए, जो पहले से अपना प्रभाव बनाया हुआ है तो उसको भगाने के लिए यहाँ बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही तो छोड़ के जाएगा नहीं वह। यानी कि एक कारण वह भी था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। यानी कि एकीकरण में बाधा क्या क्या थी कि 300 छोटे बड़े राज्य में टूट गया था। जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमता हो गई थी। जर्मनी के लोग में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, और प्रशा शक्तिशाली राज्य के कारण जर्मन राज्य में अपना प्रभाव बनाए हुए था। इसके वजह से भी जर्मनी का एकीकरण रुक गया था। समझ में आ गया? अब आप एक बार यही देख लेंगे प्रश्न, हूबहू मैंने ऐसे ही लिखा हुआ पहला दूसरा पॉइंट में कि जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधा थी। पहले बाधा जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में टूट जाना। दूसरा, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, दूसरा जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमता का होना। तीसरा, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना। और चौथा, प्रशा शक्तिशाली राज्य के कारण राज्यों पर प्रभाव बनाए हुआ था। यह एकीकरण की बाधाएं थी। समझ में आ गया? अब आइए अति लघु प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन, मेजनी कौन था के बारे में अच्छे से हम लोग देखेंगे। देखिए, अब मैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय ऐसे ही सब प्रश्न आपको कराऊंगा। ठीक है? तो मेजनी कौन था यह आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? देखिए, मेजनी कौन था। तो मेजनी जो था, सबसे पहला चीज कि मेजनी था कौन। मेजनी इटली का रहने वाला था। मेजनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। एक आदमी था, साहित्यकार था, वह इटली का रहने वाला था। मेजनी साहित्यकार था। साहित्यकार मतलब साहित्य की रचना करने वाला, कोई पुस्तक की रचना, कोई लेख की रचना, मतलब लिखने वाला, लेखक टाइप, आप समझ सकते हैं। तो मेजनी जो था साहित्यकार था। कहाँ का साहित्यकार था? इटली का। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि मेजनी इटली का एक साहित्यकार था।
गणतांत्रिक विचार का समर्थक था और योग्य सेनापति था। मतलब मेजनी सेनापति भी था, तो हाँ, मेजनी एक योग्य सेनापति भी था, सेना का नेतृत्व करने वाला, ठीक है, योग्य सेनापति था। जैसे मैं अगर कुछ सैनिकों का नेतृत्व अच्छे से कर पाता हूँ तो मुझे सेनापति कहा जाएगा, तो वैसे ही मेजनी जो था योग्य सेनापति था, साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचार का समर्थक था। गणतांत्रिक विचार का समर्थक मतलब गणतंत्र मतलब होता क्या है? गणतांत्रिक विचार वैसा विचारधारा होता है जिसमें यह सोचा जाता है कि हमारे देश में जो प्रमुख होगा, जो प्रमुख नेता होगा, प्रमुख शासक जो होगा हमारे देश का, वह जो होगा वंशानुगत नहीं होगा। यह क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा, वंश के आधार पे नहीं होगा, यह वंशानुगत नहीं होगा। जैसे में मान लीजिए कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, जो अभी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वह किसी वंश से नहीं चुन के आए हैं, उन्हें चुन के वहाँ बैठाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई घर का सदस्य जो है, एक ही घर के सदस्य बार बार वहाँ बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी भी जब जाती है तो वहाँ जनता के बीच से चुनाव लड़ के जाती है, यानी कि यहाँ वंशानुगत नहीं है, कहने का मतलब यही है। तो वैसा शासन जहाँ देश का प्रमुख जो होता है वह वंशानुगत ना होकर चुन के भेजा जाए, तो वह गणतांत्रिक विचार का होगा, ठीक है। तो मेजनी जो था वह चाहता था कि जो भी राजा हो वह लोगों से चुन के जाए यहाँ, या वंशानुगत ना हो, किसी के थ्रू चुन के जाए, बस किसी एक वंश का नहीं होना चाहिए, किसी एक घर का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे राजा में कैसा होता है कि राजा के बाद राजा का लड़का बनेगा, उसके बाद उसका लड़का बनेगा, तो ऐसा शासन नहीं हो, तो वैसी विचारधारा को गणतांत्रिक विचारधारा कहते हैं, ठीक है। मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचार का समर्थक था और योग्य सेनापति था। इसका जन्म जो हुआ था 1805 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1805 में हुआ था और जिनेवा में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में। तो इसका जन्म, मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान इटली के एकीकरण में था। मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण में। वह देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो इस पहले चैप्टर में जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है, आपको इटली का एकीकरण पढ़ना है। तो अभी मैं पिछला क्वेश्चन आपको जर्मनी का एकीकरण बताया था, यह इटली में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेजनी जो था इटली के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। जब इटली का एकीकरण हुआ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मेजनी का भी था, ठीक है। व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण अधिक था। इसमें व्यवहारिक गुण कम था, व्यवहार की वजह से जो गुण कम था, आदर्शवादी गुण ज़्यादा था। कहने का मतलब है कि ये एक होता है कि जो आदर्शवान, जैसे शिष्टाचार टाइप का बोल सकते हैं, तो आदर्शवादी इसमें जो गुण था, मतलब कि एक देश आइडियल जिसे बोला जाता है कि देश के प्रति आदर्शवादी इसका गुण था। वह चाहता था कि देश स्वतंत्र हो जाए, अपना स्वार्थी गुण नहीं था इसमें, कहने का मतलब यही है। तो व्यवहारिक गुण कम था और आदर्शवादी गुण इसमें अधिक था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेजनी के बारे में भी अच्छे समझ में आया होगा। आइए एक बार आपको प्रश्न उत्तर दिखा दूं, जिसको लिखना है वह आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकता है। तो मेजनी कौन था? मेजनी इटली का साहित्यकार था। इसका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। जो 1805 में हुआ था, कहाँ हुआ था? जिनेवा में। जो गणतांत्रिक विचार का समर्थक था और योग्य सेनापति था। सारा नोट्स में मैंने पढ़ा दिया है। इसका इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसमें व्यवहारिक गुण कम था और आदर्शवादी गुण अधिक था। एक भी लाइन मैंने नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे बोर हो रहे हैं, जो बच्चों को लग रहा है कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वह इस वीडियो को दुगनी स्पीड में देख ले, ताकि मैं वैसे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे एक ही बार में वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर रटना चाहते हैं, एक ही बार में उनको याद हो जाए, ठीक है। मैं इसलिए बार बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो जो बच्चों को समझ में आता है वो बच्चे कृपया लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और समर्थन करें, ताकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है। मुझे पता है कि क्वेश्चन आंसर समझाने से बस पूरा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है ये भी कि अगर मार्क्स लाना है तो क्वेश्चन आंसर आपको रटना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर अगर आप अच्छे से रट लेंगे तो आपका एक भी पॉइंट एग्जाम में नहीं छूटेगा। वैसे डिटेल से यहाँ अच्छे से पढ़ाई होता है, लेकिन कम समय के वजह से बस क्वेश्चन आंसर आपको कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम दिया। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 1 का, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।